यस, वेलकम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ स्टूडेंट्स, उसकी वजह से जो आपकी लर्निंग इफेक्टेड हुई, इसकी वजह से सीबीएसई ने कुछ सेक्शन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए कुछ सेक्शन कम किया है। 11th में भी और 12th में भी करीब अप्रॉक्सीमेटली 30% सेक्शन जो है वो रिड्यूस किया है सीबीएसई ने। ठीक, तो जो सीबीएसई का मोटो था लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें, रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो स्टूडेंट्स 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। 70% सिलेबस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स ये जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, ये आगे आने वाले 2021 या 21-22 का जो नीट या जेई का एग्जामिनेशन होगा स्टूडेंट्स, उसमें भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो वहाँ पर भी आपको कुछ कम सिलेबस प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या सेक्शन डिलीट किया है और कौन से आपको स्टडी करने हैं, तो आज हम लोग ये लेक्चर, ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपसे ये डिस्कस करेंगे, ये शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। और क्लास 11th का, इसके बाद क्लास 12th का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दे दिया है और वो 11th क्लास के लिए तैयार हो रहे हैं कि उन्हें मैथ्स लेना या बायो लेना है, ठीक, तो सीबीएसई वाले आज सीबीएसई का डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लास 11 सीबीएसई। और ये जो आपके सामने बैकग्राउंड में टेबल दिख रहा है, इसमें डिलीटेड पोर्शन है स्टूडेंट्स, है ना, कि कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल है आपके लिए इंफॉर्मेशन, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो चैप्टर 1 था, जहां से एनसीईआरटी स्टार्ट करता है स्टूडेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड, है ना। फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर एंड फिजिकल लॉज। और ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये ऑब्वियसली कौन सा पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन है, जो आपको स्टूडेंट स्टडी नहीं करना है। दिस इज डिलीटेड पोर्शन, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। इसको छोड़कर बाकी चीज़ें जो पहले से सिलेबस में थी वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें से इन चीज़ों को आपको स्टडी नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो पहला डिलीटेड पोर्शन कौन कौन सा होगा, देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर 1 हमारा है, जिसमें फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो पहला एनसीईआरटी यहीं से शुरू करता है। जो पहला फर्स्ट जो चैप्टर है वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये है ना। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स कुछ वैसे भी खास पढ़ने लायक था नहीं, बस एक डिस्कशन है जनरल कि आखिर आप फिजिक्स का रिलेवेंस क्या है, उसे क्यों स्टडी करते हैं, उसका स्कोप या उसका एक्साइटमेंट क्या है। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल सेक्शन ही था एक तरह से, और जिसको वर्बली डिस्कस किया जाता था। तो फिलहाल ये कहते हैं कि इस सेक्शन को आपको स्टडी नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये नीचे लिखते हैं कि टू बी डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक्स। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा जब आप फिजिक्स स्टार्ट करें तो उसका एक इंट्रोडक्शन लें, ठीक है, और ये बताएं कि फिजिक्स बाकी टॉपिक से कैसे, है ना, वो आप उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन, मतलब ये कि इसके बारे में आपसे एग्जामिनेशंस में, वो चाहे स्कूल के एग्जामिनेशंस हो, ठीक है, और वैसे भी किसी तरह के एग्जामिनेशंस हो आपके, ठीक, तो उसमें इसके बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मतलब दिस सेक्शन इज डिलीटेड। ओके, एंड सेकेंड चैप्टर, जो चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकेंड चैप्टर जो स्टूडेंट्स था, ये यूनिट 10 डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 के बाद सीधे चैप्टर 3 है, मतलब चैप्टर 2 में से नथिंग इज डिलीटेड, कुछ भी उसमें से हटाया नहीं गया है स्टूडेंट। चैप्टर 2 में पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, तो जिसमें क्या था, यूनिट्स थे, उनकी बेसिक डेफिनेशंस थी, है ना, मेजरमेंट की बात है, ठीक, डायमेंशंस की बात थी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस था, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको स्टडी करनी है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक, तो उस पूरे सेक्शन को आपको स्टडी करना है। फिर चैप्टर 3 पे आ जाइए। चैप्टर 3 मीन्स यहाँ से हमारा काइनेमेटिक्स शुरू हो जाता है। मोशन की बात हम लोग करने लगते हैं स्टूडेंट्स। मोशन की बात करेंगे काइनेमेटिक्स में, तो काइनेमेटिक्स में पहला मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। तो काइनेमेटिक्स में, है ना, जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो इसमें किन चीज़ों को आप छोड़ देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब स्टडी करते हैं तो वहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक,
और जिस पे ख़ास तौर से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नीट और जेई वगैरह में इसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता रहा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। अब ये कह रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको स्टडी नहीं करना है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर ये कह रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं भी आपको स्टडी करना है, तो बाकी जो टॉपिक्स हैं जब आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत आपको दिखती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर भी उसका इंट्रोडक्शन आपको चाहिए ही होगा, है ना। खैर, तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको स्टडी नहीं करना है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पोजीशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आपको स्टडी नहीं करना है, ये सेक्शन डिलीटेड है, ठीक। फिर चैप्टर 4 स्टूडेंट्स, इसके बाद चैप्टर देखिए 3 के बाद चैप्टर 5 आ रहा है, तो चैप्टर 4 का मतलब मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन अ प्लेन का मतलब जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन आपको पूरा पढ़ना है, और उसमें मोशन इन अ प्लेन में ही स्टूडेंट्स वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स, और आई जे के एलिमेंट्री यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा एज इट इज है, वो पूरा आपको स्टडी करना है, वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर्कुलर मोशन का। ये इस चैप्टर में था पहले स्टूडेंट्स, तो वो पूरा ही पढ़ना है, उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है, ठीक। तो मोशन इन अ प्लेन में चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो लॉज ऑफ मोशन में कुछ सेक्शंस है ना डिलीटेड हैं, जैसे एक बेसिक इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब इसमें से काफ़ी कुछ सेक्शन कम कर दिया है, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन के लॉ में कुछ ज़्यादा विशेष बचता नहीं, है ना। तो अब इसमें से काफ़ी कुछ कम कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स आपको इतना रिड्यूस्ड अगर आप स्टडी करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर आने वाला है जब आप अगला चैप्टर पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आप काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको छोड़ के स्टडी करते हैं तो थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम आएगी और कुछ ऐसे टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज आपको दिखाई देंगे। अगर आप इस सेक्शन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं तो वहाँ पर समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सिलेबस में से कुछ चीज़ें ज़रूर कट की गई। तो स्टूडेंट्स चैप्टर जितने थे उनमें से कुछ कम नहीं किया गया, चैप्टर्स एज इट इज़ उतने ही हैं, बट चैप्टर के अंदर से कुछ पोर्शंस को कम किया। तो जो ये क्लेम है कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, ये उन चैप्टर्स के अंदर से। तो चैप्टर्स गिनती में उतने ही हैं जितने आपकी बुक्स में दिखाई देते हैं, जो है वो बिल्कुल वही चैप्टर है, कोई चैप्टर हटाया नहीं गया है, ठीक है। उसमें से कुछ सेक्शंस हटाए गए हैं तो इसमें। और जैसे ही आप देखते हैं कि ये फिफ्थ के बाद सिक्स का मतलब वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर में स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं हटाया गया, मतलब वो सारा ही पढ़ना है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। अब बच्चों यहीं पे प्रॉब्लम आएगी कि जब आप वर्क स्टडी करेंगे तो वर्क डन हमेशा फोर्स से होगा, ठीक है। और फोर्स कौन से होंगे, वो ऑब्वियसली ये लॉज ऑफ मोशन में आप स्टडी करते हैं कि मैकेनिक्स के मेजर फोर्सेस, वो टेंशन है, वो रिएक्शन है, वो फ्रिक्शन है, वो स्यूडो फोर्स है। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है। और अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कम इंपॉर्टेंस देते हुए सीधे वर्क एनर्जी पावर पे आएंगे तो मैंने बोला कि वही कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा हमें पढ़ते समय खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज सिर्फ इतनी बात करेंगे कि कौन से सेक्शंस को रिमूव कर दिया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिक्स्थ जो चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी पावर, उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, उसमें सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो उसी में आप सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ते हैं, वो एज इट इज़ पूरा का पूरा है। उसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सेवेंथ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में एक खास चीज़ जो दिख रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक, जिस पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते थे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वगैरह। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स, ये सेक्शन, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये दो थ्योरम्स स्टडी करते हैं हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसमें
जेई में, नीट में हमेशा ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हटाया गया है, वो सारा स्टडी करना है, बट ये दो थ्योरम्स, लेकिन ये दो थ्योरम्स ही बैकबोन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और इसे स्टूडेंट्स रिमूव कर दिया गया है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ इंपॉर्टेंस वो कम कर देना चाह रहे हैं, बट स्टिल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन में हर जगह आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। तो रिजल्ट्स तो आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो इसको इन्होंने रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइए, ग्रेविटेशन। रोटेशन के बाद स्टूडेंट्स हमारा ग्रेविटेशन आता है, और ग्रेविटेशन में सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब पढ़ना है हमको ये। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, कैपलर के प्लेनेटरी मोशन के लॉज को, जो 3 लॉज हैं, कैपलर ने जो तीनों लॉज दिए प्लैनेट्स के मोशन के बारे में, उन तीनों लॉज को आपको एनालाइज नहीं करना है, उनको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। और साथ में ये थोड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। इसमें हम लोग वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस से हायर एल्टीट्यूड और डेप्थ पे जाने पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दिया गया है यहाँ से। स्टूडेंट्स आगे आप देख रहे हैं ग्रेविटेशन की, जब आगे बढ़ते हैं तो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इलास्टिसिटी बेसिकली आप पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर फ्लूइड्स की बात करते हैं उसके आगे। तो सॉलिड्स में इलास्टिसिटी में इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा से जिसको डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन्स रेशियो, एंड इलास्टिक एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो एनर्जी, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, वो सेक्शन आपको स्टडी नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसे इन्होंने रिमूव कर दिया है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक। पॉइसन्स रेशियो ये कोई मेजर कॉन्सेप्ट नहीं था, छोटा सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट ही था। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको आप ईटा से डिनोट करते हैं, है ना, 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी। तो ये 2 आपको स्टडी करना है, इसको आपको स्टडी नहीं करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। ये 9 के बाद आप देख रहे हैं सीधा 11th सेक्शन पे आ गए हैं, और 10th का मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है, और बर्नौलीज थ्योरम, ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, टॉर्सलीज थ्योरम, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। मतलब फ्लूइड में सारी चीज़ें आपको एज यूजुअल पहले की तरह ही पढ़नी है, ठीक है। हाँ, 9th के बाद फिर 11th सेक्शन आ गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक। इसमें स्टूडेंट्स एक सेक्शन जो आ गया ट्रांसफर ऑफ हीट, ये पूरा सेक्शन, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब उसमें हीट, टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर में 3 फिनोमिनाज होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। जिसमें कन्वेक्शन छोटा सा सेक्शन था, कंडक्शन में हम लोग बिल्कुल उसको करंट के कॉन्सेप्ट की तरह से रिलेट करते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ की तरह से ओम्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो वो सेक्शन आपको स्टडी नहीं करना है। रेडिएशन, है ना, तो रेडिएशन में किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये सेक्शंस नहीं पढ़ना है। मतलब ये तीनों मिलाकर स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट सेक्शन, है ना, ये पूरा उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और ये आपको नहीं स्टडी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टूडेंट्स 2 चीज़ें हटा दी गई हैं, पहला हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ये थर्मोडायनेमिक्स जब आप स्टूडेंट स्टडी करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली जो हमारे सिलेबस में वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोलर स्पेसिफिक हीट, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना, ये सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इर्द गिर्द चलता हुआ हम लोग, है ना, डील करते हैं, ठीक। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही स्टूडेंट्स कार्नोट इंजन, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की बात आती है, ठीक है। हीट इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसे एक्सप्लेन करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है ना, तो जो स्टेटमेंट दिखता है, ठीक है, वो हमें कार्नोट इंजन की तरफ ले जाता है। मतलब हीट इंजन नहीं पढ़ना, मतलब कार्नोट इंजन नहीं पढ़ना है।
और उसी का रिवर्स होता है रेफ्रिजरेटर, है ना, जो क्लॉसियस स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आ जाता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट आ जाता है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज यूजुअल पढ़ना है स्टूडेंट्स आपको, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये रिमूव कर दिया है स्टूडेंट्स इन लोगों ने, ठीक है, जो आपको नहीं देखना है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, जब हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर नहीं है तो यू कांट एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो उसकी बात आपको नहीं करनी है, ठीक है। देन वेव्स में फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स स्टूडेंट्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स ये स्टेशनरी वेव्स में, ठीक है, ऑर्गन पाइप्स का केस, ऑर्गन पाइप के केस में हार्मोनिक्स और फंडामेंटल मोड की बात आती है, ठीक, या स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें दो केसेस कि स्ट्रिंग अगर दोनों तरफ से फिक्स्ड होगा या एक तरफ से फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप और ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो केसेस है, ठीक है, उसमें ये मोड एंड हार्मोनिक्स स्टडी करते हैं, वो आपको नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और इन्होंने, है ना, एलिमिनेट कर दिया, वो है डॉपलर्स इफेक्ट, जो हमेशा से ही पूछा जाता रहा है एग्जामिनेशन में, ठीक। तो वेव्स में से इस सेक्शन को भी उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स को डिस्कशन है प्रैक्टिकल्स में। तो प्रैक्टिकल्स जो आपके स्कूल्स के एकेडमिक सेक्शंस में होते थे उसमें 12 प्रैक्टिकल्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते थे करने के लिए, तो उसे भी रिड्यूस करके 8 एक्सपेरिमेंट्स, है ना, जो 12 एक्सपेरिमेंट्स आप करते थे वो 8 एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से होंगे तो वो आपको स्कूल में बताया जाएगा कि जैसा, ठीक है, जो 12 थे उन्हीं में से कोई भी 8 जो होगा, और वो अकॉर्डिंग टू दो डिलीटेड जो सेक्शन है, ठीक है। तो जो सेक्शंस डिलीटेड हैं उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, उन्हें ऑब्वियसली वो रिमूव करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ खास बातें वो आपके स्कूल का जब क्लासेस वगैरह शुरू होंगी तो प्रैक्टिकल्स के बारे में स्कूल में ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा सेक्शन था जो डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको शो किया वो डिलीटेड पोर्शन है, ठीक, यहाँ से लेके, ठीक, फ्रॉम दिस, तो ये स्टूडेंट्स डिलीटेड पोर्शन है क्लास 11 सीबीएसई का, ठीक। तो ऑन एन अप्रॉक्स 30% सिलेबस इज डिलीटेड, ठीक, जो ये है ना कहना चाह रहा। हाँ, तो फाइनली स्टूडेंट्स मैं अपना भी एक परसेप्शन या व्यू बता दूं कि ये जो सेक्शंस को रिमूव कर दिया गया है, ज़रूर कि ये जो प्रॉब्लम थी तो थोड़ा सा ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर कोई जैसे सिलेबस हमारा है उसमें से कुछ चैप्टर अगर एक आध हटाते तो शायद वो हमारी स्टडीज़ को इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन हर सेक्शंस में से बीच बीच में से चीज़ें निकाल ले तो ये जो कंटिन्यूटी है उस सेक्शन की, है ना, ये उसको इफेक्ट करता है। तो वो चीज़ बीच से निकाल दिया आपने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपने पढ़ा और आगे उसके आगे स्टडी करना है तो वो एक ब्रिज की तरह है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, आप पूरी तरह उसे नेग्लेक्ट कर नहीं सकते हैं। बट स्टिल जितना सेक्शन है ये मालूम ज़रूर होना चाहिए, है ना, कि जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते थे अगर वो इस समय सेक्शन में नहीं है तो वो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जानना ज़रूर आपको थोड़ा बहुत पड़ेगा ही उन सेक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस आ चुका, ठीक, इसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्लास 11th में। और ये जब नेक्स्ट ईयर मतलब 20 to 21 वाला जो जेई और नीट का एग्जाम होगा उस पर भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा स्टूडेंट्स, और 21 से 22 वाले पे भी, क्योंकि 11th 12th दोनों में रिडक्शन किया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे और क्लास 12th का जो डिलीटेड सेक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।